गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है आप लोग जानते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग को ये पढ़ना है कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। तो क्लास 9th में भी आप लोग को सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बताया जा चुका है। तो आप लोग को बताया गया था कि ऐसी आकृतियाँ जो आकार और बनावट में समान हो, मतलब कि दो आकृतियों को सर्वांगसम तब कहेंगे जब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लें, तो कहा जाएगा कि ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? ऐसी आकृतियाँ जो बनावट में तो समान हो लेकिन आकार में भिन्न हो, क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ। जैसे देखिए, इसको देखा जाए तो दोनों ही वृत्त दिख रहा है, लेकिन ये वृत्त छोटा है, ये वृत्त बड़ा है, मतलब बनावट में तो दोनों समान है लेकिन आकार में भिन्न है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कैसी आकृतियां हैं? समरूप आकृतियां हैं। लेकिन अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर होती, जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होता, तो दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या करेंगे? ढक लेंगे। तो सर्वांगसम आकृतियों में समरूप आकृतियों में क्या अंतर है कि जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं वो आकार और बनावट दोनों में समान होती हैं, और जो समरूप आकृतियाँ होती हैं वो बनावट में समान होती हैं लेकिन आकार में भिन्न होती हैं। अब देखिए, ये जो दोनों आकृतियाँ आप लोग को दिख रही हैं वो क्या है? समरूप आकृतियाँ हैं, लेकिन ये आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगी। अब देखिए, कुछ पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना होगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। अगर सर्वांगसम आकृतियां आप लोग को दी जा रही हैं तो उनको आप कह सकते हैं कि वो आकृतियां समरूप भी होंगी, लेकिन अगर समरूप आकृतियां हैं तो आप लोग उसको नहीं कह सकते कि वो सर्वांगसम भी होंगी। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दो वृत्त हमेशा क्या होंगे? समरूप होते हैं। दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु के लिए है ये, और बाकी समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज अगर आप लोग लेते हैं तो वो समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और फिर एक नोट आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज समान कोणिक होता है, मतलब अगर दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं तो उनके कोण भी आपस में क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन अगर दो त्रिभुजों के कोण समान हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो त्रिभुज भी समरूप हो। ये जो नोट में आप लोग को पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी ज़रूरत आगे आप लोग को पड़ेगी। फिर आगे है समरूप बहुभुज। तो समरूप बहुभुज क्या होते हैं? तो अगर दो बहुभुज ले लें, मतलब बहुभुज का मतलब कि जैसे अगर कोई चतुर्भुज ले लें, कोई पंचभुज ले लें, तो उसकी बात कहा जा रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनकी भुजाओं की संख्या समान हो। मतलब दो बहुभुज हम जो ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम चतुर्भुज लेते हैं तो दोनों ही चतुर्भुज होना चाहिए। अगर हम पंचभुज ले रहे हैं तो दोनों ही बहुभुज क्या होना चाहिए? पंचभुज होना चाहिए। ये नहीं कि एक पंचभुज ले लें और एक चतुर्भुज ले लें तो दोनों समरूप नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी दो आकृतियों को हमको समरूप दिखाना है उसमें भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। और तीसरा ये कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन का क्या मतलब है? पहले वाले कंडीशन का मतलब बता दिया गया कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा और तीसरा देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम चतुर्भुज ABCD और PQRS लेते हैं, जिसमें ये मेजरमेंट देखिए दिया गया है और एंगल भी दिया गया है, तो अब अगर ये बताना हो कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे या नहीं होंगे तो उसके लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि इसके संगत कोण बराबर मिल रहे हैं या नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पे एंगल A 100 है, एंगल P 100 है, यानी एंगल A बराबर एंगल P मिल रहा है, एंगल B और एंगल Q बराबर मिल रहा है, एंगल C और एंगल R भी बराबर है, और एंगल D और एंगल S भी बराबर है, तो संगत कोण तो बराबर मिल गए। और अब हम लोग देखेंगे, और चारों भुजाओं की संख्या देखिए, इसमें भी 4 है, भुजाओं की संख्या इसमें भी 4 है, तो पहला और दूसरा कंडीशन तो हो गया। तीसरी कंडीशन, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत का मतलब अगर AB ले रहे हैं तो AB की संगत PQ,
ठीक है। अगर ए बी सी डी को हमको पी क्यू आर एस के समरूप दिखाना है तो ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण पी। तो उसी तरीके से अब हम लोग संगत भुजाएं हम लोग को दिखाना है कि समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब कि अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू निकालें, बी सी अपॉन क्यू आर निकालें, सी डी अपॉन आर एस निकालें और ए डी अपॉन पी एस निकालें तो इनका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू अगर निकालेंगे तो आएगा 4/8 मतलब 1/2। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर निकालिएगा, सी डी अपॉन आर एस निकालेंगे, ए डी अपॉन पी एस निकालेंगे तो इन चारों जो ये संगत भुजाएं मिल रही हैं हमको दोनों ही चतुर्भुजों में, उनका जो अनुपात है वो बराबर मिल रहा है। कितना, 1/2। तो यानी जो संगत कोण है वो भी बराबर है, इनकी भुजाएं भी समानुपाती हैं संगत भुजाएं, और इनमें भुजाओं की संख्या भी समान है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है वो चतुर्भुज पी क्यू आर एस के समरूप है। अब समरूप त्रिभुज देखिए क्या होता है। जैसे चतुर्भुज दिखाए हैं वही त्रिभुज के लिए भी होगा। दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे अगर इनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप होगा अगर कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। मतलब ए बी की संगत कौन सी भुजा होगी, डी ई। तो ए बी अपॉन डी ई निकालेंगे, बी सी अपॉन ई एफ निकालेंगे और ए सी अपॉन डी एफ निकालेंगे। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है और इनके संगत कोण बराबर मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। मतलब दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है। और लिखते कैसे हैं सिंबल में कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, ये इसका सिंबल है। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसको सिंबल में इस तरीके से लिखा जाता है, ये समरूप होने का सिंबल है। अब देखिए दो प्रमेय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से पहला है थेल्स का प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टेटमेंट के साथ, ये जो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है उसके साथ आप लोग को तैयार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये आप लोग को दो थ्योरम पढ़ना है जो आज हम बता देंगे और इसी पे आधारित है आप लोग का एक्सरसाइज 7.1। तो हम लोग प्रमेय देखते हैं क्या है। यदि किसी, देखिए थेल्स के प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिखते समय स्टेटमेंट आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी जो इसका प्रूफ है वो आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसमें अगर हम किसी एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं बी सी के समांतर अगर हम एक रेखा खींचें डी ई, जो कि ए बी को बिंदु डी पर काटती है और ए सी को बिंदु ई पर काटती है, तो ये जो रेखा है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अगर डी ई समांतर बी सी है, मतलब बी सी के समांतर एक रेखा अगर डी ई खींची गई है तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। थेल्स प्रमेय का ये कहना है कि अगर त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचें तो ये जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी दिया है डी ई समांतर बी सी, हम लोगों ने एक रेखा खींचा है बी सी के समांतर और हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ये इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो एक बार फिर से थेल्स का प्रमेय क्या कहता है वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है और इसी को हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए दिया है क्या हमारे पास कि डी समांतर है बी सी के और हमको ये सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, रचना करते हैं, बी ई और सी डी को मिला देते हैं और क्या करते हैं,
एक लंब डालते हैं डी से ए पर, इसका नाम दे देते हैं एम, और एक लंब डालते हैं ई से ए डी पर, इसका नाम दे देते हैं एन। ये रचना किया गया है इसको सिद्ध करने के लिए। अब करते क्या है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई में आधार क्या होगा, ए डी, और लंब क्या हो जाएगा, ई एन। तो आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो गई ई एन। ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये हो गया समीकरण 1। अब इसके बाद त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो इसके लिए भी क्या होगा, हाफ इंटू आधार क्या होगा, बी डी, आधार बी डी होगा, और ऊंचाई, तो इसके लिए भी ऊंचाई का काम ई एन करेगा, तो ऊंचाई हो जाएगा ई एन। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए क्यों निकाला गया है त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्यों निकाला गया है, क्योंकि जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये हाफ हाफ ई एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी, और हमको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए डी अपॉन बी डी लाना है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकाला। तो समीकरण 1 को अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भाग देंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर मिल गया ए डी अपॉन बी डी। ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, अब हमको ए ई अपॉन ई सी लाना है। तो ए ई अपॉन ई सी लाने के लिए हम लोग एक त्रिभुज लेंगे ए ई डी और दूसरा त्रिभुज लेंगे डी ई सी, जिससे कि हमको ए ई और ई सी का अनुपात मिल सके। तो अब फिर हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी का, जो हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। जैसे पहले वाला निकाले वैसे ही निकाला गया है। फिर हम लोग दूसरी बार निकालेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। अब क्या करेंगे, अब इसको ये अगर 4 और इसको अगर हम लोग 5 मान लें तो समीकरण 4 को 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम हाफ हाफ कैंसिल। तो मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ए ई डी को अगर हम चाहें तो ए डी ई भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज तो वही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर ए ई अपॉन सी ई, सी ई को चाहे तो ई सी भी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 3 में यहाँ है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा बी डी, और यहाँ है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी। अगर किसी तरीके से समीकरण 3 और 6 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड हम लोग बराबर करके सिद्ध कर लेंगे जो हम लोग को लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर करने के लिए ऊपर वाला तो बराबर है, लेकिन नीचे यहाँ है त्रिभुज बी डी ई, यहाँ है त्रिभुज सी डी ई, इसका क्षेत्रफल बराबर करना है। तो देखिए जो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई है वो देखिए एक ही आधार पे बना है। क्या है आधार, डी ई। देखिए डी ई आधार है और उसी पे बी डी ई भी बना है और सी डी ई भी बना है, और समान समांतर रेखाओं के बीच।
मतलब एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना है, DE और BC के बीच। तो इसका मतलब एक प्रमेय आप लोग को 9th में बताया गया था कि अगर दो त्रिभुज समान आधार पर हों और समान आधार पर बने हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो त्रिभुज ADE की जगह त्रिभुज BDE लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE अपॉन EC। अब देखिए समीकरण 3 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये हो गया थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया। तो थेल्स का प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोग याद कर लेंगे और जो इसका प्रूफ है वो बहुत इजी है, आप लोग भी देखे होंगे। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसकी आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।